अभी तक हमने एग्रीकल्चर में देख लिया था सॉइल का कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसके बाद में जो थर्ड नंबर पे जो आता है, अच्छा उसमें बीज भी अपन ने बो दिया। अब आता है मैन्योर। मैन्योर कैसे डालेंगे उसमें, तो थर्ड नंबर पे आता है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर, ए मैन्योर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस decomposed organic substances like dead leaves, garbage, agricultural waste, animal dung, crop residue, etc. through the action of microbes। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, इन सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और इनको बना देते हैं मेन्योर। और मेन्योर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सोइल में मिल जाते हैं और सोइल से फिर बाद में अल्टीमेटली क्रॉप में पहुंच जाते हैं। फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू फील्ड्स टू replenish the soil with nutrients. This process is called manuring। जैसे मैंने बताया कि फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर को फील्ड में डालते हैं, तो मैन्योर क्या सोइल में मिल जाता है, फिर सोइल से अल्टीमेटली ये मैन्योर कहाँ, ये मैन्योर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, क्रॉप्स में। और क्रॉप से फिर बाद में वापस से वो न्यूट्रिएंट्स जब अपन खाते हैं उन क्रॉप्स को तो उससे अपने शरीर में पहुंचते हैं। ठीक है, फिर से डेड जब वो जब कोई एनिमल या फिर ह्यूमन जब डेड होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स फिर से मतलब इन माइक्रोब्स तक पहुंचते हैं और फिर से ये एक तरह से रिसाइकिल होता रहता है। तो ऐसे ये न्यूट्रिएंट्स का एक तरह से साइकिल चलता रहता है। वर्मी कंपोस्ट इज ऑल्सो यूज्ड। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केंचुए से बनाई हुई खाद। केंचुआ क्या करता है, जो काऊ डंग वगैरह होता है या फिर जो डेड लीव होती है उनको खाता है और फिर वो जो वेस्ट जो एक तरह से निकालता है तो वो ही क्या होता है, मैन्योर होता है और उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। और इसको भी एज ए मैन्योर काम में ले सकते हैं। द मैन्योर शुड बी अप्लाइड वेल अहेड ऑफ सोइंग सो दैट प्रीमिनरी डिकम्पोजिशन टेक प्लेस बिफोर द सीड्स जर्मिनेट। कई बार तो देखो मैन्योर को फसल मतलब सीड डालने से पहले भी डाला जाता है और कई बार सीड डालने के बाद में भी डाला जाता है। पहले डालने से क्या होता है कि उसको डिकम्पोज होने का समय मिल जाता है जिससे कि वो पूरी तरह से सोइल में मिल जाए। और बाद में डालने का मतलब क्या होता है, बाद में फील्ड में जो मैन्योर डाला जाता है उसका मतलब होता है कि डायरेक्ट वो क्रॉप उसको ऑब्जर्व करे, ना कि सोइल। ओके। Advantages of manure: the organic manure is considered better than fertilizers. This is because it enhances the water holding capacity of the soil। देखो जो फर्टिलाइजर होते हैं आर्टिफिशियल मैन्योर भी होता है, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे तरह के आर्टिफिशियल मैन्योर मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स जिसको बोलते हैं, केमिकल से बने हुए। तो उनसे ज़्यादा बढ़िया होता है जो नेचुरली जो मैन्योर प्राप्त होता है। क्यों ज़्यादा बढ़िया होता है? क्योंकि ये जो है सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सोइल में मिलके सोइल में जो मॉइस्चर है उसको ज़्यादा दिन तक सस्टेन रखने की उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। इट मेक्स द सोइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज द गैसेज बिकम्स ईजी। देखो सोइल को पोरस बनाना मतलब कि सोइल को स्पंज देखा आपने, इस स्पंज के जैसा बना देता है ये। क्योंकि जब ये मैन्योर नेचुरल मैन्योर जब सोइल में मिलता है तो ये मैन्योर भी स्पंज जैसा होता है और जब ये सोइल में मिलेगा तो सोइल भी क्या हो जाती है, थोड़ा सा स्पंज जैसी बन जाती है, उसमें पोरस बन जाते हैं, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिससे हवा जो है वो आर पार हो सकती है। और जो सोइल है उसमें गैसेस का ऐसे ट्रांजेक्शन होना बहुत कंपलसरी होता है क्रॉप्स के लिए, क्योंकि क्रॉप्स को भी एक तरह से ब्रीदिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके रूट्स को भी ब्रीथ के लिए एयर चाहिए। वो कहाँ से मिलती है? सोइल से ही मिलती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। देखो जब कभी ऐसा कोई मैन्योर आप जमीन में डालते हो तो ये क्या, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस। तो कुछ बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं तो उनको फ्रेंडली माइक्रोब्स बोलते हैं। तो ये उनकी पॉपुलेशन बढ़ाने में भी मदद करता है, उनको एक तरह से शेल्टर और फूड प्रोवाइड करवाता है मैन्योर। तो ये भी फसल के लिए अच्छे होते हैं, क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं। सॉइल का टेक्सचर मतलब सॉइल किस तरह से बिहेव करेगी सॉइल, तो ये चीज़ भी ये मैन्योर जो है डिसाइड करता है। टेक्सचर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि दिखेगा कैसे, या फिर उसका कलर क्या होगा, या उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये सब चीज़ें। अभी देखो एक नाम आया था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है? आर्टिफिशियल मैन्योर्स भी बोल सकते हैं या आर्टिफिशियल, इसको एक तरह से दवाइयाँ जो होती है जो कि कई बार क्रॉप में जैसे कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनसे बचने के लिए भी ऐसे फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल्स फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके का फुल फॉर्म। तो ये कुछ फर्टिलाइजर है जो कि आर्टिफिशियल, इनको मैन्योर बोलते हैं, केमिकल, ये फैक्ट्री में बनते हैं केमिकल से,
और ये भी एक तरह से क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं अगर आपने उसमें नेचुरल मैन्योर नहीं डाला है तो। ओके, तो ये हो गए फर्टिलाइजर। एडवांटेज क्या है फर्टिलाइजर के? दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, required a small quantities, they are water soluble, so can be applied and absorbed by plants easily। सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर का जो एक तरह से यूज है वो है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट बेस होते हैं। जैसे अगर किसी क्रॉप में यूरिया की कमी है तो आप सिर्फ यूरिया उसको दे सकते हो। अगर किसी क्रॉप में फॉस्फोरस की कमी है तो आप उसमें एनपीके दे सकते हो। अगर किसी क्रॉप में पोटास की जरूरत है तो उसमें ओनली पोटास भी आप दे सकते हो। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो। दूसरा क्या होता है कि फर्टिलाइजर वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं। तो वाटर में घुल जाते हैं तो वाटर में घुल के कहाँ जाएंगे? रूट्स के पास जाएंगे, और रूट्स जैसे ही रूट्स के पास जाएंगे तो रूट से क्या है, पानी ऑब्जर्व किया जाएगा प्लांट्स के लिए। तो जैसे वो प्लांट पानी को सक करेगा वैसे ही उस पानी के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो कि फर्टिलाइजर होते हैं ये उन तक डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्रॉप को मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इससे क्रॉप्स की एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और अलग अलग जो डिजीजेज होती है उससे डिफेंस करने की उनकी जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। क्या होता है क्रॉप रोटेशन? क्रॉप रोटेशन देखो इस तरह से होता है कि आप एक पर्टिकुलर सीजन में एक क्रॉप उगाते हो। जैसे कि आपने रबी के सीजन में वीट उगाया, रबी की क्रॉप है वीट। अब नेक्स्ट ईयर आप इस फील्ड पे वीट ना उगा के आपने इसके ऊपर उगाया मस्टर्ड, सरसों। ओके, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब कि एक सीजन में जो क्रॉप आपने उगा दी नेक्स्ट सीजन में सेम क्रॉप को ना उगाकर वहां पे कोई दूसरी क्रॉप को उगाओगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बरकरार रहते हैं। एक पर्टिकुलर फसल के लिए न्यूट्रिएंट्स की एक पर्टिकुलर मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो उसमें कमी हो जाती है एक पर्टिकुलर सॉइल में, तो उसको कमी ना हो इसलिए आप क्या करते हो वहां पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाते हो रोटेट करके। तो इससे हर क्रॉप्स की डिमांड अलग होती है सॉइल से, तो वो उसको एक तरह से वापस से आप बोल सकते हो कि वहां पे रिस्टोर होने का टाइम मिल जाता है। और जब रिस्टोर होंगे वो न्यूट्रिएंट्स तो हर तरह की क्रॉप्स के लिए बेनिफिट होगा। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ऑन सेम फील्ड सेम लैंड इन सबक्वेंशियल सीजन्स। ओके, मतलब वही चीज जो मैंने अभी बताई कि आप पर्टिकुलर सीजन में दूसरी बार में जब उगाओगे तो सेम क्रॉप को ना उगा के दूसरी क्रॉप्स को उगाओगे, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग legumes as a fodder in one season and wheat in the next season. Rhizobium bacteria present in the root nodules of leguminous plants fixes atmospheric nitrogen। देखो क्या होता है कि क्रॉप के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, और नाइट्रोजन वैसे तो आप डायरेक्ट वैसे भी दे सकते हो, जैसे कि यूरिया जो होता है ये एक तरह से नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करवाता है एक क्रॉप को, लेकिन इसको आर्टिफिशियली ना देके आप इसको नेचुरली भी दे सकते हो। जैसे कि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है उनकी जो रूट्स होती है उस रूट्स में कुछ नोड्यूल्स होती है, ऐसे कुछ गांठें होती है ऐसे, और ये क्या होता है इन गांठों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबियम। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि सोइल में प्रेजेंट जो एक तरह से नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करते हैं, मतलब कि उसको इस कंडीशन में बना देते हैं कि क्रॉप जो है उसको ऑब्जर्व कर सके, जो पर्टिकुलर प्लांट है वो उसको ऑब्जर्व कर सके। नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म होती है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, तो उसको ही वो प्लांट जो है वो ऑब्जर्व करता है। तो ये जो राइजोबियम है ये उसको उसमें कन्वर्ट करेगा, पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और फिर प्लांट इसको अपने मतलब कि रूट्स के द्वारा अपने अंदर ले लेगा। तो इससे क्या है कि उस प्लांट को पर्टिकुलर क्रॉप को नाइट्रोजन मिल गया, लेगुमिनस का काम हो गया क्योंकि उसको एक तरह से शेल्टर मिल गया, फूड मिल गया इस क्रॉप से। लेकिन बार बार में आप एक ही तरह की जैसे वीट आपने उगा रहे हो तो वहां पे ऐसा फिक्सेशन जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि एक सीजन के बाद में जो नेक्स्ट सीजन आएगा उसमें ऐसा लेगुमिनस प्लांट्स आपको उगाने चाहिए जिससे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन होकर उस सोइल पर्टिकुलर सोइल में नाइट्रोजन एक तरह से पूरी तरह से प्रॉपर तरह से वो अवेलेबल हो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। यूरिया का आपको यूज बहुत कम करना पड़ेगा अगर आपने क्रॉप रोटेशन का यूज किया है। अब इसके एडवांटेज क्या है? Advantages of crop rotation: it improves the fertility of soil, hence brings about an increase of food production, it reduces the need of fertilizers। ठीक है, आया समझ में कि ये सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और फूड की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है क्योंकि नाइट्रोजन उसको मिल रहा है पर्टिकुलर क्रॉप को, और जो फर्टिलाइजर का यूज है उसको भी कम करना पड़ेगा, आपको यूरिया बहुत कम उस फसल को देना पड़ेगा क्योंकि नेचुरली उसको नाइट्रोजन मिल गया है। अब देखो दो चीजें थी, एक तो फर्टिलाइजर एक मैन्योर।
दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं। देखो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? ए फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक मतलब कि इसमें जो कार्बन और एक तरह से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वैसे केमिकल कंपाउंड इसमें नहीं होते हैं। लेकिन जो मैन्योर होता है उसमें सीओ बॉन्ड का एक तरह से जो मेटर्स हैं वो होते हैं। जैसे काउ डंग, कैटल के जो डंक होते हैं वो, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज, ये सारे किससे बने होते हैं? कहीं ना कहीं कार्बन से बने हुए होते हैं। और जो ऑर्गेनिक, ये जो सीओ बॉन्ड से जो बनी हुई चीज होती है ना, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक। और जब ये डायरेक्ट प्लांट को मिल रहे हैं, मतलब कि एज ए न्यूट्रिएंट्स, तो इससे जो क्रॉप जो आएगी उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ऑर्गेनिक एक तरह से वो क्रॉप होगी और इसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। लेकिन इनऑर्गेनिक जो एक तरह से जो फसल होती है उसका मतलब होता है कि आपने आर्टिफिशियली उसको फर्टिलाइजर्स दिए हैं और इसमें कार्बन का जो बॉन्ड है जो कि एसेंशियल होता है एक क्रॉप के लिए, वो इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं साल्ट में। मैन्योर इसके अलग साइड में ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिनसे बनी हुई होती है। ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर ये तो खाद बनती है, मतलब कि जैसे कोई भैंस है या कौ है तो उसका डंग है, आपने उसको रख दिया एक पर्टिकुलर जगह पे, वो रखा रखा ही क्या वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आप उसको यूज कर सकते हो मैन्योर में। उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा कोई साइंस भी नहीं लगानी पड़ी। लेकिन फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, केमिकल का आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसे आप जो है फर्टिलाइजर बना सकते हो। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ह्यूमस जो होता है ये वही चीज है जो कि मैंने बताया ना, और ये जो सीओ बॉन्ड का एक तरह से एक आप बोल सकते हो कि एक मैटर होता है। तो ये एक क्रॉप के लिए बहुत एसेंशियल होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। तो ये जो ह्यूमस है ये फर्टिलाइजर नहीं दे पाता, लेकिन ह्यूमस एक्चुअल में जो लीव्स का जो प्लांट्स का जो रेसिड्यूज है या फिर जो भी मैन्योर जो बना है वो तो होता ही ह्यूमस है। उसमें तो वही एक तरह से ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और उसी को ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, और ये सोइल को प्रोवाइड करवाता है कौन? मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मैन्योर्स इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखो मैन्योर्स का एक नेगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि इसमें थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, इसलिए इसका कोई एक तरह से आप बोल सकते हो कि नुकसान नहीं होता है मैन्योर से। लेकिन फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, प्लांट्स को मिलते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, लेकिन ये थोड़े से हार्मफुल होते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि आपने खेत में डाल दिया तो ये वैसा कि वैसे रहेगा जब तक इसको प्लांट यूज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली डिग्रेड नहीं होगा। डिकम्पोज नहीं होता ना हाँ बैक्टीरिया। हाँ, डिकम्पोज और डिग्रेड दोनों अलग चीज है। डिकम्पोज का मतलब होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना, लेकिन डिग्रेड का मतलब होता है कि उसका मतलब कि एक तरह से यूज जब तक नहीं होगा जब तक वो वैसे की वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो है, नहीं होता। हाँ ये जो है ये नष्ट नहीं होता। मैन्योर जो है ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली समय के साथ में ये डिग्रेड हो जाता है। ये कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस थे। अब अपन देखेंगे इसमें इरिगेशन। 4th नंबर पॉइंट आता है, हमने सोइल प्रिपेयर किया, उसके बाद में उसको हमने एक तरह से सीड डाला, फिर उसमें मैन्योर डाला, और 4th नंबर पे आप देखेंगे उसमें इरिगेशन। जब क्रॉप उसमें उगना स्टार्ट हो गई है तो इरिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको देखते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स में से प्लांट का निकलना उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। तो इसके लिए जरूरी होता है वाटर। अगर मॉइस्चर नहीं मिलेगा किसी सीड को तो वो जर्मिनेट ही नहीं होगा, कभी भी वो उगेगा ही नहीं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉइल, वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच प्लांट, टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखो जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो एक तरह से पानी के साथ घुल के और प्लांट तक पहुंच जाते हैं, प्लांट उसको जड़ों से अपने पास में ले लेता है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। देखो जो वाटर होता है एक तरह से अपना ह्यूमन बॉडी होता है, उसमें वाटर का काफी ज्यादा एक तरह से रोल है। आपके पसीने आते हैं, क्यों आते हैं पसीने? समर्स में क्यों आते हैं आपके पसीने? पसीने आने के पीछे रीजन ये है कि जब पसीने आते हैं इसका मतलब वो आपका कूलिंग एक तरह से डिफेंस सिस्टम है। जब पसीने आते हैं तो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स जो है आपके शरीर के ऊपर आ जाती है, और जब छोटी ड्रॉप्स होती है वाटर की तो वो क्या होता है कि जब उससे हवा टकराती है तो हवा क्या है कि उससे टकराने के बाद में वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ठंडी हो जाती है। और जब वो ठंडी होती है तो आपको थोड़ा सा, जब पसीने में आप जब हवा चलती है तो आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगता है, और इससे आपका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा डाउन चला जाता है, बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो इसलिए क्या है कि वो एक तरह से डिफेंस सिस्टम का काम करता है, और सेम डिफेंस सिस्टम वाटर
क्रॉप्स में भी एक तरह से अप्लाई होता है। अगर क्रॉप में, पर्टिकुलर क्रॉप में अगर वाटर सही से अगर उसको मिला हुआ है, पूरा उसमें क्वांटिटी में उसके पास वाटर है, तो चाहे कितनी ही फ्रोस्ट पड़ जाए, चाहे कितने ही हॉट एयर आ जाए, वो जो क्रॉप है वो खराब नहीं होगी। फ्रोस्ट का मतलब ये नहीं होता जो पाला जिसको बोलते हैं, हल्की हल्की जो बर्फ जो गिरती है उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। द सप्लाई सर ऑफ, धुंध। हाँ हाँ, धुंध और वो जो पाला होता है ना, छोटी छोटी एक तरह से ड्रॉपलेट्स के रूप में आपके जो बर्फ है, आइस है, वो पत्तियों पे जमा हो जाती है। ओ हाँ, छोटे छोटे। हाँ, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। बार बार में फसलों को पानी देना उसको बोलते हैं इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। तो इनके द्वारा इरिगेशन किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा ये चीजें नहीं थी। तो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या थे उसको देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चीपर बट लेस एफिशिएंट, मतलब कि सस्ता तो था लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं था। वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, सबसे पहला तो आता है मोट। मोट में क्या होता है कि एक तरह से कुआं, और कुएं के ऊपर देखो ये पुली लगी हुई है, एक चक्कर सा लगा होता है, तो इसके द्वारा इस रस्सी से बांध के एक ऐसे चमड़े से एक मटके टाइप बनाया जाता था, और उसको बांध के कुएं में लटकाया जाता, फिर कुएं में से पानी उसमें भर जाता, फिर उसको खींचते और फिर उसको हाथ से ऐसे गिरा के उसमें से पानी जो है क्रॉप्स में दिया जाता। ये थोड़ा सा इसमें मतलब कि लेबर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। एक तरह से इसमें जो इंसान जो थे उन्हीं को सारा काम करना पड़ता था मैनुअली, तो थोड़ा थका देने वाला प्रोसेस था, लेकिन पहले ऐसे ही किया जाता था। नेक्स्ट है चेन पंप्स। चेन पंप्स क्या होते हैं, मतलब इसी का रिप्लेसमेंट है चेन पंप्स। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. Chain pumps देखो ये रे, जब ये इसको खींचने का काम किसी इंजन या फिर किसी मोटर के द्वारा किया गया, और इसके जो बाल्टियां जो थी इसके ऐसे लगा दी गई चारों तरफ, तो अब ये क्या है, इसको खींच रही है कोई मोटर या फिर कोई इंजन। तो जब क्या होगा, इसमें से नीचे से जाएगा ऐसे, फिर वापस से पानी भर के वापस ऊपर आएगा, ऑटोमेटिकली इसमें ड्रॉप कर देगा पानी, फिर नीचे जाएगा। ये एक पूरी चेन बनी हुई है ऐसे, ये चेन के बहुत सारे मतलब छोटे छोटे बाल्टियां लगी हुई है। तो जैसे नीचे जाता है उसमें कुएं में, वैसे नीचे से भर के लाता, और ऊपर जैसे ये घूमता ऑटोमेटिकली वो उसका मुंह ऐसे नीचे हो जाता, और यहाँ पे देखो ये जो है इसमें से होता हुआ पानी खेत में चला जाता। ये थोड़ा एफिशिएंट था, इसको जरूरी नहीं है कोई मोटर ही खींचे या फिर कोई इंजन ही खींचे, इसको चलाने के लिए जो बैल जो है उनका भी यूज किया जाता था, तो इसको बोलते हैं चेन पंप्स। ओके, थर्ड जो है वो है डेकली। डेकली क्या होता है, वो ही बाल्टी से एक तरह से इस तरह से एक, ये इससे भी पुराना सिस्टम है, इसमें ना कोई पुली सिस्टम ना कुछ और, बस एक लकड़ी का एक मोटा सा जो लट्ठा है उसको बांध दिया, और इस तरह से बांधा कि उसके पीछे एक पत्थर बंधा हुआ है, तो जब उस पत्थर को थोड़ा सा भी ऊपर आप उठाओगे तो उसमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, वो बाल्टी ऑटोमेटिकली उस कुएं में से डूब जाएगी पानी में, और फिर जब आप थोड़ा सा उसको प्रेशर लगाओगे वापस से बाल्टी भर के ऊपर आ जाएगी, और फिर इस बाल्टी को आपने पकड़ा और नीचे खेत में डाल दिया। तो ये जो सिस्टम था उसको बोलते थे डेकली। नेक्स्ट है इसमें राहत, इसमें आता है लीवर सिस्टम। राहत में लीवर सिस्टम क्या होता है कि देखो इसको समझने की कोशिश करना। इसमें क्या है कि ये एक कुएं का एक वही सिस्टम है जो कि चेन पुल वाला सिस्टम था ना, जिसमें चेन से बंधा हुआ था, तो इसमें बड़ा सा व्हील होता है। ये बड़ा सा व्हील है, इसके देखो छोटे छोटे ये बाल्टियां बंधी हुई है, और ये व्हील क्या था, आधा जमीन के ऊपर और आधा जमीन के नीचे होता था। जमीन के नीचे जब कहाँ पे, जहां पे पानी होता था, ठीक है, तो ये व्हील ऐसे घूमेगा, नीचे जाएगा, तो नीचे ये पानी में जब डूबेगा, ये इससे बंधी हुई जब बाल्टियां पानी में डूबेगी, तो ये डूबने से वापस से ऐसे घूम रहा है, तो ये डूब के भर जाएगी पानी से, और जैसे ही ऊपर आएगा वैसे ही इसका मुंह वापस से उल्टा हो जाएगा ये इस बाल्टी का, और ये अपना पानी जो है ये साइड में देखो इधर है एक लकड़ी का बना हुआ एक मतलब कि नाला सा है, उसमें ये पानी ड्रॉप हो जाएगा, और इसके बाद ये पानी जो है खेतों में पहुंचा दिया जाएगा। अब बात आती है कि इस व्हील को घुमा कौन रहा है, तो इस व्हील को घुमा रहा है, देखो ये बेल क्या है कि इसमें इंटरलिंक है, कि यहां से इसमें एक अंडरग्राउंड एक चेन होती है, और वो जो चेन है इस पुली के से घूमती रहती है इसके, और इसको घुमा रहा है कौन, ये देखो दो बेल, तो एक जगह पे ये घूमते रहते हैं ऐसे, इस तरह से यहाँ पे ऐसे घूमेंगे, तो ये घूमेगा चक्रा, और जब ये चक्रा घूमेगा तो इससे बंधी हुई जो चेन है वो घूमेगी, और यहाँ पे जब ये चेन घूमेगी तो इससे ये व्हील जो है ये घूमेगा। तो ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था वो है ये, इसको बोलते हैं लीवर सिस्टम, क्योंकि इसमें क्या है कि एक चक्रे के दूसरा चक्रा जुड़ा हुआ है, फिर उसके दूसरा चक्रा जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या है लीवर बोलते हैं इसको, जब एक से दूसरा एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, इसको मतलब कि एक एनर्जी को दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा है,
उन चक्कर के द्वारा, उस लीवर के द्वारा, तो इसलिए बोलते हैं इसको राहत या फिर लीवर सिस्टम। तो इरिगेशन के कुछ मेथड थे, अभी इनको यूज नहीं किया जाता क्योंकि इनकी जगह ले ली है सबमर्सिबल जो ट्यूब्स होती है उन्होंने, ठीक है। और अभी जो मॉडर्न मेथड है वो कौन से इरिगेशन के, वो है सबसे अभी जो चल रहा है काम, सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, फव्वारे लगे होते हैं और फव्वारे में प्रेशर से वो ऑटोमेटिकली घूम घूम के पानी जो है छिड़कता रहता है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस सिस्टम को आप ऐसी जगह पे भी यूज कर सकते हो जहाँ पे माउंटेनियस एक तरह से सरफेस है, तो इसमें आप कहीं पे भी फव्वारे को लगा सकते हो, तो फव्वारा जहाँ जहाँ पानी डालेगा वहाँ वहाँ पानी एक तरह से पहुंच जाएगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. जैसे बरसात होती है उसकी जैसे ये पानी की बूंदों को छिड़कता हुआ घूमता रहता है ये अपनी ही जगह पे। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर सैंडी रीजन। सैंडी सोइल में क्यों इसका यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सैंडी सोइल अगर आप वहां पे ऐसे कनाल बना के अगर पानी को भेजोगे तो कनाल से वो पानी जो है वो जमीन में परकोलेट होता जाएगा। जितना पानी आप क्रॉप तक पहुंचाओगे उससे ज्यादा पानी तो परकोलेशन से जमीन में क्रॉप तक पहुंचने से पहले ही जमीन के अंदर वापस चला जाएगा। तो इसलिए इस सिस्टम का यूज किया जाता है जहां पे क्रॉप तक पानी डायरेक्ट पहुंचता है, वेस्टेज पानी इसमें नहीं होता। और इससे भी एक ज्यादा सफिशिएंट जो मेथड है उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। इसमें तो पर्टिकुलर जो प्लांट है उसकी जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फ्लोज फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द प्लांट रूट्स। देखो ये कुछ प्लांट है तो इनकी बिल्कुल जड़ों पे यहाँ पे ये पानी जो है ये पाइपलाइन जो ब्लैक कलर की जो पाइपलाइन दिख रही है उनके द्वारा आपको ऐसे पहुंचाया जा रहा है। मेन लाइन जो है वो यहाँ पे है, ये मेन लाइन, ये सीधी मेन लाइन है, इसमें से प्रेशर से जाता है पानी, और ये छोटी छोटी इसकी सब्सिडरी लाइन्स है, इनके द्वारा ये पाइप से पानी पर्टिकुलर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। प्लांट ये पाइप होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उनसे बूंद बूंद करके ड्रॉप से ये गिरता जाता है। और इससे पानी जो है बहुत कम वेस्ट होता है। कम क्या मतलब, वेस्ट ही नहीं होता, जितना पानी क्रॉप को चाहिए उतना ही पानी पर्टिकुलर उसके रूट तक पहुंचता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज ए बॉर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। इट इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये आजकल काफी यूज हो रहा है गार्डन्स में भी और क्रॉप्स का एक तरह से इरिगेशन में भी। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी पानी वेस्ट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्ट, अच्छा जो ये जो ड्रॉप जो इरिगेशन जो है इसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। स्प्रिंकलर सिस्टम इतना कॉस्टली नहीं पड़ता जितना ड्रॉप सिस्टम पड़ता है, क्योंकि इसमें पाइपलाइन बहुत ज्यादा जाल बिछाना पड़ता है। तो ज्यादातर तो अपन स्प्रिंकलर सिस्टम ही देखते हैं ना ये। हाँ वो इसलिए देखते हैं ना बेटा क्योंकि अफोर्डेबल है, वो अफोर्डेबल है स्प्रिंकलर सिस्टम, जहां पे चीप है एज कंपेयर टू ड्रिप सिस्टम। हाँ बहुत ज्यादा चीप है। अच्छा ओके देखो अभी इरिगेशन हो गया। अब इरिगेशन अगर आपने पानी दे दिया एक फील्ड में तो वहां पे क्रॉप के साथ साथ कुछ अनवांटेड ट्रीज या फिर प्लांट्स भी उगेंगे, तो उनको हटाने के लिए आपको चाहिए कुछ मेथड्स के उन पर्टिकुलर जो अनवांटेड जो वहां पे जो एक तरह से जो प्लांट्स है उनको हटाया जा सके, उसको बोलते हैं वीडिंग। और जो अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं वीड। Undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with crop plants for water, nutrients, space and light. देखो एक ही जगह पे यहाँ पे जो है एक वीट का प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे एक कोई घास उग गई है, तो दोनों को देखो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आपने जो न्यूट्रिएंट्स इस पर्टिकुलर एक तरह से वीट की या फिर राइस की फसल के लिए देना था वो इस जो अनवांटेड जो प्लांट है उसको मिल रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स डाइवर्ट हो गया ना। कंपेयर करना पड़ेगा इसमें, मतलब कि यहाँ पे इनमें क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स या फिर वाटर जो है वो ये प्लांट जिसको अपन दे रहे हैं वो लेगा या फिर जिसको अपन नहीं देना चाहते वो लेगा। तो इसको आप इस तरह से समझो कि सही पेड़ का है वैसे, ये गेहूं का। अच्छा तो देखो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपको जाना है चौमू से जयपुर, ठीक है, और आप एक बस में बैठते हो, बस जा रही है चौमू से
जयपुर। इस बस में टोटल कैपेसिटी है 30 लोगों की, ठीक है। लेकिन अपने इंडिया में ऐसा तो होता नहीं कि जितनी सीटें होती है उतने ही लोग जाते हैं, तो और भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो स्टैंड पे ऐसा हुआ कि जब टिकटें बट रही थी तो हुआ क्या कि जाना था 30 लोगों को, आपने टिकट कटा लिया और आप इसमें बैठने के लिए गए, आपको पता लगा कि सीट ही नहीं है, अब आपको खड़ा होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलो इसमें 45 लोग अब सफ़र कर रहे हैं, 30 सीट्स थी, 45 लोग अब सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे बताना जो एक्स्ट्रा जो 15 जो लोग हैं उन्होंने टिकट तो ले रखी है लेकिन उनको सीट यहाँ पे नहीं मिली इसमें, अब सफ़र तो करेंगे। अब अगर उन 15 लोगों को यहाँ से निकाल के कोई दूसरा कोई मेथड ये ट्रांसपोर्ट का प्रोवाइड करवा दिया जाए तो सीट टू सीट ये बस जाएगी, इनको भी आसानी होगी बैठने में, और जो 15 लोग जो परेशान होकर जा रहे हैं उनको भी आसानी होगी जयपुर पहुंचने में, ठीक है। कंजेशन हो गया ना एक ही बस में, जहां पे 30 लोग जाने थे वहां पे 45 लोग भरे पड़े हैं, तो मतलब कि कंजेस्टेड हो गया कि आपने आपने पैसा भी दे दिया उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिल रही है। सेम चीज होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में आपने उगाया है राइस की, आपने मान के चलो क्रॉप उगाई है, अब राइस की क्रॉप के जितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए उतना आप उस फील्ड में दे रहे हो, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसमें राइस के साथ साथ कुछ अनवांटेड कुछ क्रॉप्स और उग गए, कुछ प्लांट्स और उग गए। अब उनमें कंपटीशन हो जाएगा ना कि जितना न्यूट्रिएंट्स राइस को मिलना चाहिए था वो कम हो गया, क्योंकि वो जो अनवांटेड जो प्लांट्स है वो भी ले लेंगे न्यूट्रिएंट्स, तो उनको हटाना जरूरी होता है एक फील्ड में से, कि जिससे कि राइस का क्रॉप जो है वो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स उसको मिले और वो पूरा अपना ग्रोथ करे। इसीलिए वीड को जो है हटाने की जरूरत होती है। अब आ गया समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो Yes, आगे sir. देखो। टिलिंग before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. खुरपी and seed drill are also used to uproot weeds. देखो जब कभी बारिश होती है, मानसून होता है, तो आप देखते हो कि पूरी जमीन जो है वो ग्रीन ग्रीन से भर जाती है, मतलब कि कहाँ से आते हैं ये इतनी ग्रीनरी, इतने प्लांट्स, छोटे छोटे घास से भर जाती है जब कभी भी मानसून आता है। देखा आपने? यस सर। आप बाहर जाके देखना, अभी मानसून खत्म ही हुआ है, आपको पूरा जो है ना ग्रीन ग्रीन दिखेगा। अब कोई तो इनको उगाया नहीं है, ऑटोमेटिक उगे हैं ये, क्योंकि इनके सीड जो है ना बहुत ज्यादा ढीठ होते हैं, इनको कोई जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा भी पानी मिल जाए ना तो ये क्रॉप उग जाती है। मतलब घास वाली जो क्रॉप है ना ये इतनी ज्यादा ढीठ होती है कि इनको जरूरत ही नहीं है, इनको मतलब अटेंशन की जरूरत नहीं होती, फिर भी उग जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि क्रॉप को उगाने से पहले टिलिंग कर लो। अब टिलिंग से क्या होगा, इनकी जड़ों से ये उखड़ जाएगा, उखड़ेगा तो फिर सूख जाएगा, वही सोइल में मिल जाएगा, वापस से उग नहीं पाएगा जब तक इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। दूसरा है कि खुरपी और अलग जो उसमें जो एक तरह से ड्रिलिंग जो मेथड है, तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हो मैनुअली, ठीक है, आफ्टर सोइंग। सर हाँ बोलो। सर वो सिर्फ पानी आते हैं, वो पानी में उग जाती है, उनको कोई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं होती, जैसे ये नहीं, जरूरत तो होती है, न्यूट्रिएंट्स तो जरूरत होती है, लेकिन वो कहाँ से ले लेते हैं न्यूट्रिएंट्स? वो जमीन में से, तो हर जमीन में कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, उनको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर लेते हैं, उनको चाहे खाना मिले चाहे नहीं मिले। कई लोग होते हैं ना जिनको एक स्पेसिफिक खाना चाहिए, आज सब्जी खराब बनी है मैं तो नहीं खाऊंगा, आज इसमें इतना कमी है मैं नहीं खाऊंगा। कई लोग होते हैं ना कुछ भी मिल गया खा लिया, ठंडा मिल गया खा लिया, सूखा मिल गया खा लिया, तो ये वो ढीठ लोग होते हैं एक तरह से। ये जो वीड्स जो हैं ये इनको कुछ भी दे दो ये सर्वाइव कर लेंगे, बस थोड़ा सा पानी जरूरत होता है, क्योंकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए पानी की जरूरत होती है, चाहे वो वीड्स का हो या फिर कोई क्रॉप्स का हो, ठीक है। चलो आगे देखो, इसमें कुछ मेथड है जिनसे कि आप इन वीड्स को हटा सकते हैं। मैकेनिकल मेथड मतलब कि हाथ से हटाने का मेथड। रिमूव वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड बाय हैरो, इंटरकल्चर प्लाउइंग, बर्निंग एंड फ्लडिंग। देखो ये कुछ मेथड्स हैं, इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे लाइंस में क्रॉप्स उगती है ना, तो ऐसे लाइंस में उग रही है। अब ये जो वीड्स है कहाँ उगेंगे, इसके आसपास में, देखो यहाँ पे ये वीड्स उगेंगे। तो कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जो इन क्रॉप को छोड़ते हुए सिर्फ वीड्स के ऊपर चलती है और वीड्स को यहाँ से उखाड़ते हुए चलती है। ओके, तो अलग अलग तरह के मेथड, अलग अलग तरह की मशीनें हैं, तो उनसे इन वीड्स को ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। और उन अलग अलग मशीनों का जब यूज करते हैं तो उन्हीं का नाम होता है, जैसे कि हेलो, इंटरकल्चर प्लोइंग। ये जो मैंने बताया ना कि बीच बीच में से निकाल, इसको बोलते हैं इंटरकल्चर प्लोइंग। बर्निंग एंड फ्लडिंग,
बर्निंग और फ्लडिंग का मेथड जो है ये सोइंग से पहले किया जाता है, मतलब बीज उगाने से पहले किया जाता है। बर्निंग मतलब पूरा खेत है उसमें उगा हुआ है, आपने उसको जला दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो गया, उसके सीड्स वो वहां से बिल्कुल हट जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे वो, तो वो वहां पे क्या होगा, वापस से वो उगेगा नहीं, ठीक है। फ्लडिंग फ्लडिंग से भी वो वीड्स आप हटा सकते हो कि आपने पूरे खेत में पानी भर दिया, अब पानी भर दिया, वो पानी से गल जाएंगे वो पेड़ पौधे जो अनवांटेड जो है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से नष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी मेथड है एक तरह से मैकेनिकल मेथड जो आप यूज करते हो। इसके बाद में आता है केमिकल मेथड, आपने कुछ ऐसा फर्टिलाइजर यूज किया जिसकी वजह से वहां पे वो वीड जो है ऑटोमेटिक सिर्फ वीड्स जो है वो नष्ट होंगे, ना कि क्रॉप्स नष्ट होगी। यूजिंग केमिकल्स कॉल्ड हर्बिसाइड्स, इनको बोलते हैं, जो केमिकल जो यूज करते हैं ना उनको बोलते हैं हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स। एग्जाम्पल कौन से है, जैसे 2,4-D, ये नाम है पूरा 2,4-D, एक केमिकल का कंपाउंड का नाम है, हर्बिसाइड का नाम है 2,4-D, या फिर नाइट्रोफेन, या फिर एट्राजाइन। तो ये सारे क्या है, अलग अलग तरह की दवाइयां हैं जिनसे यूज करके आप वीड्स को हटा सकते हो। These are sprayed in the field to kill weeds. Weedicides are sprayed during the vegetative growth सर of हर्बिसाइड्स weeds. और वेडिसाइड्स एक ही हैं? हाँ, हर्बिसाइड्स और वेडिसाइड्स एक ही होते हैं, एक का ही नाम है। बिफोर फ्लोइंग एंड सीड फॉर्मेशन, देखो इनका यूज किया जाता है जब क्रॉप जब थोड़ा थोड़ा जर्मिनेट होकर जब जमीन से बाहर निकलना स्टार्ट होता है तभी इनका यूज कर लिया जाता है। ऐसे नहीं कि पूरी क्रॉप पकने को तैयार है, हार्वेस्ट के लिए तैयार है और फिर आप उसका यूज कर रहे हो, नहीं। जब क्रॉप थोड़ा थोड़ा जब जमीन से बाहर आता है ना, मुश्किल से इतना इतना हथेलियों जितना जितना, तब इनका यूज किया जाता है 2,4-D वगैरह का, क्योंकि उसी टाइम पे क्रॉप पे इतना डाइवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आपने बाद में डाला तो ये फिर क्रॉप को भी जला के रख देगा वो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी इसका एक तरह से वीडिंग जो प्रोसेस है वो पहले कर ली जाती है, पकने से पहले या फिर उसकी ग्रोइंग जो एज होती है उससे पहले। इसके अलावा बायोलॉजिकल मेथड है जिनसे आप वीड्स को हटा सकते हो। एम्प्लॉइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रॉय वीड्स। केसिया प्लांट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पार्थेनियम वीड। देखो ये कुछ अलग अलग तरह के कुछ प्लांट्स होते हैं, उनको भी आप उगा के, वो क्या होता है पर्टिकुलर, जैसे नहीं होता कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वीड्स का कोई दुश्मन है ना, वो क्रॉप्स का दोस्त होता है। तो उसको आपने वहां पे, और अगर वहां पे उगा दिया तो वो उन वीड्स को खुद ही हटा देगा और ऑटोमेटिकली वो वीड्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखो बायोलॉजिकल मेथड में दो तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई क्रॉप उगी हुई है इस तरह से, ये कोई क्रॉप है, अब इस क्रॉप में आपने कुछ ऐसे कुछ प्लांट्स इम्प्लांट कर दिए यहाँ पे जो क्या सिर्फ वीड को नुकसान पहुंचाते हैं। होते हैं ना कई कई क्रॉप जो है ना, एक दूसरे की राइवलरी होती है कि अगर आपने उसको उगा दिया वहाँ पे तो ये दूसरा कोई प्लांट है वहाँ पे उसको नष्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये वीड के कोई दुश्मन कोई प्लांट है, कोई एनिमी जो प्लांट है उसको आपने यहाँ पे लगा दिया, तो आसपास में जो भी वीड होगी उसको ये एक तरह से वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ एक अलग से प्लांट और लगा दिया, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है, मतलब कि बायोलॉजी का अपना काम कर रही है। लिविंग जो एक तरह से ऑर्गेनिज्म है वो अपने इनेमी को ऑटोमेटिकली नष्ट कर रहा है। एक इसमें मेथड ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आपने यहाँ पे छोड़ दिए जो कि सिर्फ उस पर्टिकुलर वीड्स को खाते हैं या फिर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उन इंसेक्ट्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं। तो इसको भी क्या, वो इंसेक्ट जो है अपना काम कर रहा है और सर उस वीड्स को, वो वाले जो इंसेक्ट्स है ना वो तो बेनिफिशियल हुए ना फिर तो हाँ प्लांट्स के लिए भी। हाँ बेनिफिशियल होते हैं ना, कई कई जो है ना फ्रेंडली उसमें इंसेक्ट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया भी तो कई फ्रेंडली होते हैं ना। ये पार्थेनियम क्या होता है? अभी बताते हैं, एक बार रुको इसको हटा देता हूँ मैं। देखो पार्थेनियम एक वीड की स्पीसीज है, कैसिया एक प्लांट है जो कि इस पार्थेनियम वीड को रोकता है, ठीक है। पार्थेनियम एक वीड की स्पीसीज है, या फिर इसको बोल सकते हैं वीड को हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। खरपतवार, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं खरपतवार, खरपतवार है, ठीक है। खरपतवार। हाँ, तो वीड के अब एडवांटेज देखते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के एडवांटेज। देखो सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये कोई किसी तरह का पोल्यूशन नहीं फैला रहा, क्योंकि बायोलॉजिकल है, इसमें कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ वीड्स को नष्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस टू द मेन क्रॉप। जो भी आपने यूज किया इसमें, चाहे कोई अलग से कोई प्लांट या फिर कोई इंसेक्ट यूज किया, तो वो मेन क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, उसमें कोई केमिकल भी ऐड नहीं हो रहा है कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम आए, आपके शरीर में वो केमिकल पहुंचे। तो सबसे बेस्ट मेथड तो बायोलॉजिकल मेथड है। बायोलॉजिकल मेथड में वीड का रिमूवल में दो तरह के पड़े अपन ने, एक तो मैकेनिकल और एक केमिकल। मैकेनिकल में खुरपी, सीड ड्रिल, इनका यूज किया जाता है, और
केमिकल में 2,4-D लाइक हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। थर्ड मेथड अपन ने पढ़ा बायोलॉजिकल, तो इसमें देखो नेचुरल जो इनेमी होते हैं वीड्स के, उनको यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक इंसेक्ट होता है कोकनियल, और उसका यूज किया जाता है कैक्टी के अगेंस्ट में। कैक्टी एक तरह से कोई वीड की स्पीसीज है, तो उसको नष्ट करने के लिए कोकनियल एक तरह से एक इंसेक्ट होता है, उसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो फोटो दे रखी है इसमें देखो, ये जो है ये है फीमेल एक तरह से कॉकनिकल, और ये जो है ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये है मेल। ओके, तो दोनों का अलग अलग रोल होता है। सर फीमेल छोटी होती है, मेल बड़ी होती है। कई देखो कई एनिमल्स होते हैं उसमें फीमेल बड़ी होती है, कई मेल में कई ऐसी स्पीसीज होती है जिसमें मेल बड़े होते हैं। अलग अलग तरह की स्पीसीज, तो अलग अलग तरह के उसमें डायमेंशन होते हैं। अब देखो क्रॉप में आपने हर्बिस जो वीड्स है उसको भी हटा दिया। अब क्या होगा, क्रॉप्स एक तरह से पूरी तरह से पक जाएगी। पकने के बाद में आपको उसकी कटिंग करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है, लास्ट जो इसमें मेथड आता है, नहीं अभी तो हो रहा है हार्वेस्टिंग। देखो, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योराइजेशन is called harvesting. It is important that harvesting is done at a correct time. If the crop is harvested earlier, the grains would be immature and moreover they will contain high moisture contents. देखो, हार्वेस्ट करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिसमें कि पूरी तरह से पक जाए। अगर आपने पहले ही उसको क्रॉप को कट कर दिया तो उसमें क्या होगा कि मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। कच्चे मतलब आपने कभी अनाज देखे होंगे तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और वो जो है एक तरह से उस क्रॉप के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि क्रॉप को काटने के बाद में उसमें फिर बाद में बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। सिमिलरली लेट हार्वेस्टिंग रिजल्ट्स द शेटरिंग ऑफ ग्रेन्स। अगर आपने लेट हार्वेस्ट स्टार्ट किया तो वो जो ग्रेन जो है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप से अलग होकर वहीं पे फील्ड में गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए पहले आपको पर्टिकुलर टाइम पे करना पड़ेगा आपको कि ना तो वो ग्रेन उसमें से हटे और ना ही उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो। हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय sickle or by a machine called harvester. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, नबियाना और बिहू। तो ये अलग अलग स्टेट के कुछ हार्वेस्ट करने के बाद में कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं एज ए गिफ्ट टू गॉड, कि हमने जो हार्वेस्ट किया है, जो फसल, जो नई फसल जो आई है, हम सबसे पहले भोग लगाते हैं किसको, अपने देवता को, जो कि अपन मानते हैं। तो हर स्टेट में ऐसा ही एक कल्चर है और उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है उस फेस्टिवल को। जैसे पोंगल ये तमिलनाडु और केरला के आसपास में, और बैसाखी ये अपने वेस्ट बंगाल में भी होता है बैसाखी, और पंजाब में भी होता है। होली जो कि लगभग सब जगह होता है। दिवाली ये भी सब जगह होता है। नबियाना ये मुझे पता नहीं है कहाँ होता है, आप चेक करना इसको। बिहू, बिहू देखो आसाम का, एक आसाम या फिर वेस्ट बंगाल, ये दो में से हो सकता है बिहू। तो यहाँ हाँ आसाम में हो सकता है। तो ये जो है एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं गॉड को अपने फर्स्ट एक तरह से नई हार्वेस्ट जो क्रॉप है उसको अर्पित करने के लिए। ठीक है, हार्वेस्ट हो गया, फसल की कटाई हो गई। ये वेस्ट बंगाल में कौन, ये बैसाखी? बैसाखी, बैसाखी जो है ये दो जगह होती है। देखो दो तरह से है। बैसाखी जो है ये तो पंजाब है, और एक होता है काल बैसाखी, ये है वेस्ट बंगाल। अच्छा, ओके। देखो फसल की कटाई हो गई, अब जरूरत आती है उसमें से ग्रेन को अलग करना, उस दाने को अलग करना, क्रॉप के दाने को अलग करना, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। ड्यूरिंग थ्रेसिंग ओनली appropriate pressure is applied so that the grain are separated but they are not injured or crushed. Threshing is usually done immediately after the harvesting crop. Nowadays, a motorized machine called thresher is used for threshing. पहले लोग ऐसे पीट पीट के उस दाने को अलग निकालते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी मशीनें आ गई हैं। थ्रेशर में डालो और वहां से एक साइड से निकलेगा जो क्रॉप रेसिड्यू है वो, और एक साइड से ग्रेन निकलेगा बिल्कुल अलग होके, साफ साफ। ठीक है, अभी भी आप जब उड़ीसा या फिर बिहार उन तरफ जाओगे ना, तो अपने जैसे राइस का जो थ्रेसिंग है वो इसी तरह से होता है। मैंने देखा हुआ है उड़ीसा में, तो ऐसे पीट पीट के जो है वो उसको चावल को अलग निकालते हैं। अभी भी मशीनों का यूज बहुत कम करते हैं। अब देखो ग्रेन अलग हो गया, लेकिन ग्रेन में कुछ ऐसे डंठल वगैरह भी होंगे, कुछ उसमें जो क्रॉप रेसिड्यू है वो भी थोड़ा थोड़ा होगा, मतलब कचरा जिसको बोल सकते हैं वो होगा। इसको अलग करना है तो इसको अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग।
The process of separating grain from chaff and hay is called winnowing. To separate the chaff from the grain, the threshed materials is put before a good natural breeze, and the grain is allowed to drop through gravity and be separated from the bhusa, which being lighter falls a little further away from the grain heap. देखो इसको कैसे किया जाता है कि ये थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा होके आप जो है ना ऐसे यहाँ से डाल रहे हो, ये जो मिक्सचर जो है इसको डाल रहे हो, तो ग्रेन जो है थोड़ा हेवी एक तरह से मटेरियल होता है, तो वो यहीं पे गिरेगा जहां पे आपने उसको डाला है ना, नीचे चले जाएगा। तो बिल्कुल यहीं पे गिरेगा। लेकिन जो है या फिर जो जो भूसा होता है, जो मतलब कि जो उसमें जो एक तरह से आप बोलो तो जो उसमें गंदगी होती है या फिर उसमें जो एक तरह से जो क्रॉप का जो रेसिड्यू होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है, और वो जब इधर से हवा चल रही है, आप फैन का यूज कर सकते हो या फिर नॉर्मल हवा का यूज कर सकते हो, तो ये थोड़ा उड़ के साइड में चला जाएगा, देखो इधर, तो ये थोड़ा अलग इकट्ठा होगा, तो ग्रेन इधर आ गया और क्रॉप रेसिड्यू इस साइड में आ गया। ठीक है, सर वो इकट्ठा नहीं होता है ना? क्या कुछ नहीं सर। चलो देखो, ग्रेन को आपने अलग कर लिया, अब बात आती है इसको स्टोर करने की। ऐसा तो है नहीं कि आपने निकाला ग्रेन और उसी वक्त यूज कर लिया, स्टोर भी करना है, पूरे साल भर चलाना है, तो उसको स्टोर करने के भी कुछ मेथड्स हैं। द ग्रेन्स आर प्रोपरली ड्रिल्ड इन द सन, dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the take of insects, pests, bacteria and fungus. Grains are stored in jute bags and metallic beans. हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर यहाँ नहीं बड़ा है, ये इंसेक्ट्स पेस्ट्स क्या होता है? इंसेक्ट्स पेस्ट ये एक तरह से वो ही एक तरह से कीड़े हैं, छोटे छोटे कीड़े जो कि जो ग्रेन है उसको खाते हैं। किसको खाता है? ग्रेन्स, जैसे गेहूं चावल इनके जो दाने होते हैं ना, इनको खाते हैं ग्रेन्स। हाँ हाँ ठीक है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो आपने अनाज जो निकाला, जो ग्रेन्स निकाले, उसको पहले थोड़ी धूप में उसको रखा जाता है, जिससे कि उसमें से जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सूख जाए और वो एक तरह से वो जो ग्रेन्स है वो सूख जाए, क्योंकि जब तक उसमें मॉइस्चर होगा तब तक उसमें खतरा है कि उसमें बैक्टीरिया पनप सकता है, उसमें जो फंगस है वो लग सकता है, या फिर ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग सकते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना कि गेहूं में इल्लियां लग जाती है, तो वो इल्लियां क्या होती है, वही इंसेक्ट्स पेस्ट है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए क्या होती है, इल्लियां होती है ना, इल्लियां छोटे छोटे एक तरह से इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रेन्स में लगते हैं। सर वो स्पेशली गेहूं में निकलती है ना। हाँ, तो ऐसे अलग अलग फसल में अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स लगते हैं। इनको बचाने के लिए उसको पहले अच्छे से सुखाया जाता है और फिर उसको जूट के बैग में, या फिर जैसे बोरियां होती है जूट के बैग्स उनमें, या फिर जो बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं स्टील के, उसमें डाल दिया जाता है। हाउएवर लार्ज क्या हम इतनी सी वेट को कभी रख के देखना बेटा इल्लियों को, वो पूरा जो है ना गेहूं वगैरह सबको खा के पूरा पाउडर बना देती है और फिर आप उसको यूज भी नहीं कर सकते। अच्छा। However, large scale store of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. चूहे भी तो खाते हैं, उनसे बचाने के लिए बड़े बड़े साइलोज होते हैं। साइलोज क्या होते हैं, ऐसे बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। आपने देखा होगा कई फैक्ट्रियां होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े ऐसे गोल गोल कंटेनर होते हैं, और उसमें मतलब कि कई एक तरह से बहुत ज़्यादा उसमें अनाज जो है आप स्टोर कर सकते हो, कई लाख टन आप उसमें अनाज स्टोर कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं साइलो। ग्रेनरी भी ऐसी होती है, बड़े बड़े कंटेनर। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। नीम का लीव्स एक तरह से यूज किया जाता है, नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका यूज, क्योंकि नीम जो है ये इंसेक्ट्स को दूर रखता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स शुड बी स्प्रेड इन द गोडाउन्स बिफोर स्टोरेज। देखो पेस्टिसाइड और रोडेंटिसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड तो वो होते हैं जो कि छोटे छोटे कीड़ों को लगने से बचाते हैं, और रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, रोडेंटिसाइड होते हैं जो कि चूहों को दूर रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनको पहले छिड़का जाता है उस गोदाउन में, और फिर बाद में उसको ग्रेनरी को वहाँ पे स्टोर किया जाता है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे बायोटिक होते हैं, जो लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स वहाँ पे लग सकते हैं, रोडेंट्स जो कि चूहे वगैरह लग सकते हैं, बर्ड्स, मिलेट्स, माइट्स, ये होती है एक तरह से इल्लियाँ, माइट्स इल्लियाँ, या फिर जो दीमक होती है वो भी इसको खत्म कर सकती है। एबायोटिक कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, ज़्यादा हो गया तो वो भी खराब है, कम टेम्परेचर हो गया तो वो भी खराब है, क्योंकि उसमें फंगस लगने का खतरा हो जाता है। मॉइस्चर, ये भी वही काम करता है। ह्यूमिडिटी, मटेरियल्स ऑफ कंटेनर इज इन विच ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक स्टोरेज एक तरह से जो कंटेनर है उसको बनाया जाता है। उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स किया जाता है, पर्टिकुलर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा
जो इंसेक्ट्स और रोडेंट्स जो हैं उनसे बचाने के लिए भी उसमें पर्टिकुलर जो एक तरह से रोडेंटिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड का यूज वहाँ पे किया जाता है। ये था एग्रीकल्चर का एक पार्ट जिसमें हमने समझा क्रॉप्स को उगाने से लेके बिल्कुल स्टोर करने तक की प्रोसेस। तो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन। ठीक है, इसको भी देख लो। चलो एनिमल हस्बेंड्री देखो। एनिमल हस्बेंड्री इज ए प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग, ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक ऑन लार्ज स्केल। मतलब पशुओं को पालना, चराना, बड़ा करना और फिर उनसे प्रोडक्ट्स प्राप्त करना, ये सारा एक्टिविटी किस में आ जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जैसे मैंने बताया पशुपालन को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, sheep, पोल्ट्री एंड फिश। हर तरह के एनिमल्स हो गए इसमें, अलग अलग तरह के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री आर, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि आपको जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स है उनकी ब्रीड्स को एक तरह से बचा के रखना। अच्छा, डोमेस्टिक जो एनिमल है उनकी ब्रीड्स को बचा के रखने से अपने को क्या फायदा है? फायदा है अपने को, पहले तो समझिए ब्रीड्स क्या होते हैं। ब्रीड्स एक तरह से आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर वैरायटी। ठीक है, ब्रीड्स का मतलब होता है पर्टिकुलर वैरायटी। जैसे आपने कऊ देखे होंगे, कऊ में अलग अलग तरह की वैरायटी, जैसे देसी गाय होती है। ठीक है, एक होता है उसमें जैसे कि जर्मन गाय होती है, एक उसमें क्या बोलते हैं उसको, जर्सी गाय बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह की कऊ होती हैं। तो ये क्या है? उनकी ब्रीड है, अलग अलग वैरायटी है उनकी। ठीक है, जो डोमेस्टिक जो वैरायटी है उसको अपन देसी बोल देते हैं, कि जैसे देसी गाय है, देसी बफेलो है या फिर देसी मुर्गी है, ऐसे। तो ये सारे क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। इनको बचा के रखना क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में ये अपने यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बेस्ट है। दूसरा, इनसे जो चीज़ें प्राप्त होती है जैसे देसी गाय का दूध और घी सबसे बेस्ट होता है। बाकी जो भी जैसे अलग कोई कंट्री से अपन यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आए हैं जिन ब्रीड्स को, बाकी सारी ब्रीड्स फॉरेन से आई हैं। तो फॉरेन से आए तो वो उस क्लाइमेट में अच्छी परफॉर्म करती है, जबकि अपने यहाँ पे तो सिर्फ वो प्रोड्यूस के लिए लेके आया गया है, तो वो वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। उसका जो अपने को जो मटेरियल जो प्रोड्यूस जो मिलता है, जैसे कि मिल्क है, जो घी है, वो इतना क्वालिटी का नहीं होता है जो कि अपने डोमेस्टिक एनिमल से प्राप्त होता है। इसलिए उनको जो डोमेस्टिक जो एनिमल्स है उनकी ब्रीड्स को बचाए रखने के लिए भी ऐसा किया जाता है, टू प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिएंट्स एंड एटमोस्फियर्स टू एनिमल्स so that the yield of their products like meat, eggs and milk can be increased. ओके, इसीलिए इनका पशुपालन किया जाता है, इनको एक तरह से पाला जाता है। इसके बाद में आता है ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से एक इंसिडेंट हुआ अपने हिस्ट्री में। स्टार्ट होता है ये लगभग 1970s की बात है। तो वर्गीस कुरियन नाम से एक, नहीं बोरलॉग, वर्गीस कुरियन तो व्हाइट रेवोल्यूशन में थे, नॉर्मन बोरलॉग जो थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, क्या होता है देखो, इसको देखते हैं आगे। द ग्रेट इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग 1970s इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। हुआ क्या था अपने यहाँ पे लगभग 1965 के आसपास में, यहाँ पे बहुत सारे फेमिनाइन आए थे। फेमिनाइन मतलब भूखमरी जिसको बोलते हैं। अनाज इतना था नहीं, खाने वाले ज्यादा थे। ठीक है, तो अनाज था नहीं, खाने वाले ज्यादा थे, प्रोडक्शन यानी क्या बताएं? आप इसको बोल सकते हैं कि जैसे ड्रॉट आता है ना, ड्रॉट, तो ड्रॉट की वजह से क्रॉप्स का एक तरह से प्रोडक्शन कम होता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो डिमांड तो उतनी है, तो जितनी डिमांड है उतनी प्रोडक्शन ना होके ना होना, उसी को बोलते हैं फेमिनाइन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, भूखमरी मतलब कि भूख की वजह से लोग जब मरने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं फेमिनाइन। ओके, अच्छा, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि अकाल 1965 पड़ के जाता है ना? अकाल, हाँ अकाल बोल सकते हैं, फेमिनाइन को अकाल भी बोल सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या था 1965 के आसपास में, ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन कम हो रहा था, बार बार में ड्रॉट्स आ रहे थे, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा था और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर का यूज़ करना स्टार्ट किया, आर्टिफिशियल जो एक तरह से केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ करना स्टार्ट किया। जो क्रॉप्स, जो किसान जो थे, फार्मर जो थे, उनको इरिगेशन के लिए बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में, जैसे हरियाणा, पंजाब, इनमें आज भी ये ऐसे स्टेट थे पहले कि जैसे राजस्थान है ना उस तरह से, लेकिन उनमें अलग अलग जो कनाल सिस्टम बनाया गया इरिगेशन के लिए। इंदिरा गांधी एक तरह से कनाल सिस्टम वो उसी वक्त बनाया गया था। तो उससे क्या इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व, बेस्ट क्वालिटी के सीड जो को वहां से बाहर देश से इंपोर्ट किया गया, यहाँ पे भी डेवलप किया गया। उससे क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ा, फर्टिलाइजर का यूज हुआ, उससे प्रोडक्शन बढ़ा। तो एकदम से अचानक से जब प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया, किस क्रॉप के लिए? ओनली व्हीट के ऊपर फोकस था ये। ठीक है, पहले व्हीट के लिए फोकस था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया गया, जैसे राइस और व्हीट दोनों का इसमें इंक्लूड कर लिया गया। तो पहले व्हीट के ऊपर फोकस था, तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा ये प्रोडक्शन हुआ तो
क्रॉप कैसी होती है, ग्रीन ग्रीन होती है, इसलिए इसको बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो जहीं पे जिस फील्ड में भी देखो वहीं पे वीट उगा हुआ है और बहुत अच्छी क्वालिटी का वीट वहां पे उगा रखा है, तो इसको इसलिए बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन था इसके पीछे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, N.E. Borlaug. Norman Borlaug was the scientist behind the Green Revolution. He developed high-yielding triple drop Mexican wheat varieties. इन्होंने ऐसी varieties डेवलप की जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे रही थी और अलग अलग तरह के जो ड्रॉट्स आ रहे थे उनको भी एक तरह से सर्वाइव करने के लिए वो कैपेबल थी। तो नॉर्मन बोरलॉग डॉक्टर थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसी क्रॉप्स को डेवलप किया। तो उसके पीछे ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे किसका श्रेय, किसका हाथ? नॉर्मन बोरलॉग। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर MS स्वामीनाथन। देखो ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो थे ना, ये तो एक तरह से यहाँ के नहीं थे, मैक्सिको से थे, तो वहां से जो क्रॉप के एक तरह से जो सीड बने हमने वहां से इंपोर्ट किया। लेकिन इंडिया में कौन कर रहा था इस चीज को इम्प्लाई? तो वो थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, वो थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन ये भी डॉक्टर थे और इन्होंने नॉर्मन बोरलॉग के साथ साथ काम करके और वहां से जो एक तरह से रिसर्च जो हो रही थी उससे जो क्रॉप्स या सीड जो बन रहे थे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाया, यहाँ पे डेवलप करवाया और फिर यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट करवाया। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? इन इंक्रीज द बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स, इट इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स, इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो ये सारे इसके फायदे थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। क्या हुआ? एक तो फूड ग्रेन बहुत ज्यादा हो गया तो अपने पास स्टोर हो गया, स्टॉक हो गया। आज की तारीख में अपन फूड सफिशिएंट एक तरह से कंट्री है, यहाँ पे जितना अपने को चाहिए उससे ज्यादा ही अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी बाहर देश पे अपन डिपेंडेंट नहीं है, उल्टा अपन बेच सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे अपन ने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स थे उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था, हालांकि बाद में उसको रोक दिया गया क्योंकि थोड़ी बहुत कमी होने लगी। तो सोचा कि अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अपन, सिर्फ यहीं पे काम यहीं पे कंज्यूम करेंगे उनको। जैसे राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, जैसे कि गेहूं और राइस का खूब प्रोडक्शन होता है, अपना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कंज्यूम कर लेते हैं डोमेस्टिकली, घर में ही अपन उसको खा लेते हैं। तो फूड बफर हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ी क्योंकि जितना प्रोडक्शन होगा तो लोगों को पैसा मिलेगा। कौन उगा रहा है? फार्मर उगा रहा है, तो फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ी। इसके अलावा जितना प्रोडक्शन, जितना फार्मिंग एक्टिविटी बढ़ी उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी जनरेशन हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी उनको मिला। तो इससे हर तरह से विन विन सिचुएशन थी सभी लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये सारा था ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके बाद में है कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने। आज ही करेंगे और अभी करेंगे क्या? ये ट्राई और सेल्फ नहीं, आपको घर पे करना है, यहाँ पे नहीं करना। इसमें क्या है? इसमें वही है जो आप ऊपर पढ़ के आए ना चैप्टर में, तो उसी का रिवीजन है। तो आप घर पे बैठ के एक तरह से, ये आपका असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, आपको खुद से चेक करना है, खुद से इसको टिक करना है। इसका आंसर की जो है लास्ट में, इसी पेज के लास्ट में है आंसर की, इसी चैप्टर में आपको उससे मिला देना है और जो आपका रॉन्ग होता है उसको फिर से देखना है और उसको लर्न करना है। ये काम आपका। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक साथ दे दूंगी। अरे एक साथ दे रहे हैं तो उसमें टाइम भी तो मिल रहा है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनको अच्छे से किया करो, ये घर पे रिवीजन के लिए होते हैं। चैप्टर जैसे खत्म होता है तो इनको घर पे याद किया करो कि क्या क्या पढ़ा है आपने इस पूरे चैप्टर में, तो वही चीजें इसमें रिपीट होती है। अगर हाथों हाथ पढ़ लोगे तो चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर ये आपको पढ़ना है। आज आपका काम बस यही है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर और ट्राई योरसेल्फ, तो वो दोनों करना है। और उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल नंबर 1 और उसके बाद में शायद इसमें 2 नहीं है, हाँ 2 है, 3 भी है, DPP 2 3, हाँ इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल नंबर 2 है और 3 है। तो ये आपको जैसे कल आप ये काम कर लोगे, एक तो ट्राई योरसेल्फ और एक कॉन्सेप्ट सॉरी एक था ना वो पॉइंट्स टू रिमेंबर। हाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है आपको वो याद करना है। उसके नेक्स्ट डे आपको ये एप्लीकेशन लेवल नंबर 2 और 3 इसको याद करना है और उसके नेक्स्ट डे आपको इसकी DPP सबमिट करवानी है। चाहे आप आज से स्टार्ट कर दो उस DPP को सॉल्व करना या फिर आप 3 दिन बाद सबमिट करवा देना।